यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग आपके जो भी डाउट्स हैं मैंने वो सारे पढ़े। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ देवेंद्र प्रताप सिंह एंड आई एम अ ड्रग्स इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ कमेंट्स के बारे में जो मेरे लास्ट वीडियो पर मुझे मिले थे। जो लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था वो यूपीएससी के सिलेबस के रिगार्डिंग किया था, रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम। तो दैट सिलेबस आई हैव पोस्टेड इन अ फॉर्म ऑफ अ वीडियो वेयर आई हैव रिकमेंडेड सम बुक्स जिससे आपको पढ़ाई करनी है, अपने सिलेबस की तैयारी करनी है, जो कि यूपीएससी की वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो वो सिलेबस आपको कैसे कवर करना है उसके रिगार्डिंग जितने भी सारे बुक्स लगते हैं, इन माय ओपिनियन जो बुक्स को मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं वो सारे बुक्स के डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करी है। और कुछ सारे बुक्स ऐसे भी रहे होंगे, शायद वैसे टॉपिक्स उसमें नहीं कवर होते हैं, लेकिन कई सारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में वो सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री का कोई ऐसा टॉपिक मुझे यूपीएससी के सिलेबस में नहीं लगा, लेकिन वो कई सारे स्टेट की सर्विसेज में बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं। तो उस बुक के रिगार्डिंग अगर बात करें तो ये सत्यनारायण करके किताब आती है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी है, इट्स मोर देन इनफ फॉर कवरिंग योर पॉइंट्स इन बायोकेमिस्ट्री सिलेबस। तो मैं उन वीडियोस पर मिले हुए कुछ कमेंट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि आने वाला जो मेरा हफ्ता है उसमें मैं एक यूएसएफडीए के ऑडिट में जा रहा हूं। तो उस ऑडिट की वजह से आई गेस मेरा पूरा हफ्ता उसी में निकल जाएगा। शायद मुझे पूरे हफ्ते टाइम ना मिले कोई भी वीडियो बनाने का या आपके साथ कोई भी बात शेयर करने का या आपसे बात करने का। इस बहाने बातचीत हो जाती है, कुछ अपना अंदर की बातें हैं आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेते हैं हम। आपकी बातें सुन के थोड़ा और आपके ओपिनियन पता लग जाते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या मैं आपको क्या बता सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो इसके अलावा मुझे काफ़ी सारे डीएम्स मिले, जो एक दो डीएम्स मुझे मिले। किसी का मध्य प्रदेश में ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है, किसी का मध्य प्रदेश के एनालिस्ट की जॉब के लिए सिलेक्शन हो गया है, और किसी एक भाई का मेरे महाराष्ट्र में जो असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट निकला था वहाँ पर, विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू एडीसी रैंक इन सेंट्रल गवर्नमेंट इन। और इसके अलावा भी स्टेट के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एडीसी रैंक के इक्वलेंट होता है, क्योंकि महाराष्ट्र का जो एफडी होता है वहाँ पे एडीसी का जो पोस्ट है वो असिस्टेंट कमिश्नर के नाम से होता है। तो एक किसी मेरे भाई का असिस्टेंट कमिश्नर का भी एग्जाम निकला है। बहरहाल मेरे डिपार्टमेंट के 3-4 लोग हैं जिनका एग्ज़ाम रिटर्न निकला है वहाँ पर, और उनका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन सारे भाइयों को और अपनी बहनों को विश करना चाहूँगा, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। आप जाके अच्छे से इंटरव्यू अटैम्प्ट कीजिएगा, कॉन्फिडेंट होकर इंटरव्यू अटैम्प्ट कीजिएगा, आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे जो पहला एक सबसे इंपॉर्टेंट मुझे कमेंट मिला, जो एक दो और मुझे मिले थे इसके रिगार्डिंग मैसेज, जिसके एग्जाम्स निकले हैं, वो इंटरव्यू के रिगार्डिंग काफ़ी सारे डाउट्स रखते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए हमें कोई मॉक इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग मिल जाए या कोई हमें क्लासेस मिल जाए जिससे हम मॉक इंटरव्यू की तैयारी कर लें। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मॉक इंटरव्यू का ड्रग्स इंस्पेक्टर के लिए स्पेसिफिकली ऐसा कोई क्लासेस नहीं है जो आपको इंटरव्यू की तैयारी करा दे और जो आपको कुछ सिखा दे। मैं आपको एक फ्रैंकली एक बात बता रहा हूँ, जो कोचिंग चला रहा है, ठीक है, वो भी किसी फार्मेसी बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं रिलेट करता है। तो जिसका मान लो कोई यूट्यूब चैनल भी है, या आपका कोई मान लो कोचिंग वाला बंदा भी है, वो एक कोचिंग चला रहा है, जो भी चला रहा है XYZ, ठीक है ना, या जैसा भी कुछ करा रहा है, अगर वो इतना कॉम्पिटेंट होता जो आपको सिखा दे कि इंटरव्यू यूपीएससी का कैसे निकलेगा या आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू कैसे निकलेगा, तो वो वहाँ बैठे कोचिंग नहीं चला रहा होता, या वो वहाँ बैठ के आपको सिखा नहीं रहा होता। ठीक है ना। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विसेज का जैसे एग्जाम होता है, वहाँ जिसका इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं जो लोग, जो इंटरव्यू देते हैं, ठीक है ना, वो बंदे कई कई सारे ऐसे सिविल सर्वेंट भी हैं जिन्होंने जॉब करी, सिविल सर्वेंट बने, ज्वाइनिंग करी, उसके बाद 1-2 साल बाद नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद उन्होंने अपनी कोचिंग अकेडमी खोल ली, और वो आज की डेट में बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर हैं बड़े बड़े, जिनके बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स हैं। ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को मैं बाय नेम भी जानता हूँ, पर मैं इस वीडियो में उनके सबके नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिस बंदे ने कभी इंटरव्यू तक भी ना पहुंचा हो, और बाय द वे अगर इंटरव्यू तक भी पहुंचा हो, इंटरव्यू ना निकाला हो, वो आपको क्या सिखा देगा इस बात के रिगार्डिंग कि आप इंटरव्यू में क्या दें। तो मैं आपको इंटरव्यू के लिए बस एक बेसिक सा टिप देने वाला हूं कि आप अगर जिस भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का आप इंटरव्यू निकाल रहे हैं, या आप सेंटर का निकालते हैं, वो एक अलग बात है, उसके रिगार्डिंग तो मैंने वीडियोस में काफ़ी कुछ बोला है, इंटरव्यूज भी मैंने वीडियोस डाले हैं, वो भी काफ़ी सारे लोग आपको अपनी बातें बस शेयर की हैं कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वीडियोज़ जाके प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, जॉब गाइडेंस करके एक प्लेलिस्ट है, आपकी जितनी भी इस तरीके के वीडियोस हैं जो आपकी जॉब में हेल्प कर सकते हैं रिगार्डिंग फार्मेसी, आप उस वीडियो को जाके देखिए, आपको काफ़ी सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छी नॉलेज शेयर कर पाएँ, और वो वीडियो दोस्त अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन शेयर करने से बढ़ती है। तो आप किसी की और की भी हेल्प करेंगे तो उससे आप ही को लाभ होने वाला है, क्योंकि साथ में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप मिलकर काम करेंगे तो उससे आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जो बंदे ने खुद ही नहीं कभी एग्जाम निकाला, जिस बंदे ने खुद कभी इंटरव्यू फेस नहीं किया, तो वो आपको क्या सिखा देगा।
तो स्पेसिफिकली अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड या अपने इस फार्मेसी प्रोफेशन को लेके जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स आते हैं, जिसमें भी आपका सिलेक्शन हो रहा है, इंटरव्यू फेस करेंगे आप, वो आप खुद ही फेस करना है आपको, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला है, कोई कोचिंग अकेडमी नहीं है ऐसी जो आपको कुछ सिखा देगी। तो डोंट फॉल ऑन समवन फॉल्स स्टेटमेंट या किसी के बहकावे में बताना कोई क्लासेस आप ज्वाइन कर लो। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, अपना कॉन्फिडेंस अपने साथ रखना है आपको, और अपने स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, अपने स्टेट के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में आपके स्टेट्स को लेके क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, क्योंकि स्टेट के पावर होती है, जो स्टेट ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिंग अथॉरिटी होती है उसके पास पावर होती है, वो ड्रग एक्ट के अंदर अपनी स्टेट रिलेटेड अमेंडमेंट्स करती है। तो वो अमेंडमेंट्स क्या क्या हुए हैं आपके स्टेट स्पेसिफिक, आपके स्टेट में एफडीए का क्या रोल है, कैसे कैसे उनकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ रही हैं, क्या उनके अचीवमेंट्स रहे हैं आपके स्टेट्स में, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपने स्टेट की ज्योग्राफिकल थोड़ी बैकग्राउंड्स आप स्टडी कर लेना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अपने थोड़ा पॉलिटिकल अफेयर भी पढ़ लेना अपने स्टेट के बारे में, अपने स्टेट की हिस्ट्री पढ़ लेना, ये काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। इंटरव्यू के टाइम पे ये सारी चीज़ें पूछी चली जाती हैं। करंट अफेयर के बारे में आप पढ़ लेना। इंटरव्यू में बहुत बेसिक बेसिक सी चीज़ें होती हैं, जिस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड हो, अगर वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है आपका जिससे आप चाहते हैं हम आपसे क्वेश्चन पूछें, बहुत सारे इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि किस सब्जेक्ट से हम आपसे क्वेश्चन पूछें। आप फ्रैंकली उनको बता दीजिए, अगर आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है आप वो उनको रिकमेंड कर दीजिए, सर दिस इज माय सब्जेक्ट, आप इसमें से सवाल पूछिए। उनको गुमराह मत कीजिएगा, सर आप किसी से भी पूछ लीजिए, वरना फिर वो आपकी गीली कर देंगे पैंट, क्योंकि वहाँ बहुत एक से एक उस्ताद बैठा होता है, नाइपर से लेके CDRI से लेके बहुत बड़े बड़े उस्ताद बैठे होते हैं, वो सवाल पूछने पर आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाना है। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लोड इतना भी कॉन्फिडेंस हाई नहीं करना है कि आपको सब कुछ आता है, जो आता है एक्चुअल में वो आपको वहाँ बोलना है। तो जस्ट होल्ड योर कॉन्फिडेंस, इतना आप बैकग्राउंड स्टडी कर लीजिए, फार्मा की आपको नॉलेज है तभी आपने एग्जाम निकाला है, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट को थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लीजिएगा, फार्माकोलॉजी के बेसिक प्रिंसिपल्स। अब आपके पास शायद इतना टाइम नहीं होगा कि आप ड्रग को डेप्थ में पढ़ने वाले हो, अगर आपने एग्जाम दिया तो रिसेंटली आपको काफ़ी चीज़ें दिमाग में होंगी, इतना काफ़ी होता है। बस बेसिक पढ़ लीजिएगा, मैकेनिज्म पढ़ लीजिएगा, हर सब्जेक्ट्स के जो मेन टॉपिक्स होते हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प मिलने वाली है। सारे इक्विपमेंट जो IR, UV, NMR, HPLC, LC-MS, ये जितने भी इक्विपमेंट होते हैं इनकी सबकी प्रिंसिपल कैसे काम करता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ पढ़ लेना। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। आपने किस इक्विपमेंट पे काम किया है, फॉर माय कंसिडरेशन आपके हाथ में एक इक्विपमेंट हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, और HPLC पे अगर आपने काम किया है तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। HPLC अगर आप बोलेंगे तो इंटरव्यूअर के दिमाग में एक इम्पैक्ट आता है कि आपने किसी अच्छे एडवांस इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है, और जिन्होंने LC-MS पर और इससे एडवांस इंस्ट्रूमेंट पर काम किया है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। तो एक इक्विपमेंट पर आप कमांड जरूर रखिएगा, और जिन लोगों ने कमांड नहीं रखी है, कई सारे ग्रेजुएट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने सिर्फ B.Pharm किया होगा, उनका कमांड नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप जॉब करो ना करो, आप एक ट्रेनिंग ज़रूर ले लेना अपने किसी कंपनी में 4-5 महीने 6 महीने की, जिसमें आप इंस्ट्रूमेंट के ऊपर आपका हाथ साफ हो, HPLC UV आपको चलाना आना चाहिए। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू इफ यू नो द बेसिक प्रिंसिपल्स हाउ टू ऑपरेट दीज इंस्ट्रूमेंट, these critical instruments, and how what are the critical parameters in while operating all these critical equipment. This will be very helpful for you। और रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या होता है, आप वर्किंग स्टैंडर्ड क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ये आपको सब पता होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को आप कर लीजिएगा, आपका इंटरव्यू बल्ले बल्ले हो जाएगा। मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम निकल ही गया है, इंटरव्यू भी आपका निकल जाएगा। तो ये बात थी इंटरव्यू वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, जिनके इंटरव्यू एग्जाम निकल गए, इंटरव्यू होने वाला है। आगे मैं पढ़ता हूँ, कुछ और एक आधा कमेंट्स मुझे लगता है तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि टाइम मिले ना मिले अभी डिस्कस कर लेना ज़रूरी है। तो बुक्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछे थे कि ये बुक्स आपने लिखे हैं सर, इसके अलावा ये सफिशिएंट होगा। देखिए मैंने आपको जितने वीडियो के अंदर बुक्स के लिंक्स दिए हैं, बुक्स के बारे में बताया, आप उतने ही बुक्स पढ़ लेंगे ना, उतना काफ़ी है आपके लिए। और ये मत कहिएगा कि सर एक बुक काफ़ी है, 2 बुक काफ़ी है। देखो मैं मल्टीपल बुक्स इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि एक टॉपिक कभी एक बुक से कवर नहीं होता है। कोशिश कीजिए उन 2-4 बुक से थोड़ा थोड़ा कुछ जो अच्छा है उनका वो निकाल के एक जगह रखिए, ताकि वो एंड में आपके काम आए। एंड में ऐसा नहीं होगा कि 4 बुक आप रख के पढ़ पाओगे। तो लाइब्रेरी से बुक इशू कराइए, बुक इशू कराने के बाद आप उसमें से जो अच्छा पार्ट है उसका बना के अपने नोट्स बना लीजिए, इसकी हैबिट डाल लीजिए आप। और जो लोग अपनी फार्मेसी कर चुके हैं, जो इनके पास अब टाइम नहीं है कॉलेज की लाइब्रेरी को एक्सेस करने का, डिजिटल वर्जन आप निकालिए या अपने जूनियर्स को कनेक्ट कीजिए, बुक्स का सहारा लीजिए और ये सब चीज़ों की आप तैयारी कीजिए। और जो लोग मुझसे ये वीडियो में 1-2 कमेंट्स लोगों ने ये भी किए थे, सर मैं B.Pharm सेकंड ईयर में हूँ, 3rd ईयर में हूँ, किस ईयर में तैयारी करना बेस्ट रहता है? B.Pharm फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना बेस्ट रहता है अगर आप ड्रग्स इंस्पेक्टर बनने वाले हो। डिपार्टमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, पता नहीं कौन लक्की होने वाला है कि किसके टाइम पर वैकेंसी आ जाए। 2016 में लास्ट वैकेंसी आई थी,
सेंट्रल गवर्नमेंट में आज 2023 हो गया, 16 से आप लगा लो 7 साल हो गए, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो पता नहीं कौन सा बैच लकी होने वाला है। तो विश फॉर अ गुड लक, और अपना बांध के रखिए, कभी भी आप लकी हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप फर्स्ट ईयर में जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं, मस्ती कीजिए, अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ गवा देना है, लेकिन आप डेली दिन के 2 से 3 घंटे निकालिए सिर्फ इस एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। और ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को प्रिपेयर आप करेंगे तो आपका सिलेबस कवर नहीं होगा, सिलेबस भी आपका कवर, तो आप सिलेबस कवर कर लेंगे, आपकी सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी। तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेटिव वे से आप ही के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप स्टार्ट लेवल से ही आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। हाँ, एक मैंने कमेंट और पढ़ा था जो मुझे स्पेसिफिक लिखा और जो उसका आंसर करना बहुत ज़रूरी है कि सर जीपेट की तैयारी हम कर रहे हैं, तो जीपेट की अगर हम जो तैयारी कर रहे हैं वो हमें इस एग्जाम में कहीं भी हेल्पफुल होने वाली है, नहीं होने वाली है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो जीपेट का सिलेबस होता है, जो मेरे टाइम पे गेट हुआ करता था, अब वो जीपैट हो गया है। तो जो गेट का सिलेबस होता था दैट इज ऑलमोस्ट सेम टू जीपैट। तो मैं अभी गेट को लेके बात करूंगा, जीपैट जीपैट मेरे से बोला नहीं जाएगा क्योंकि मैंने जीपैट का एग्जाम दिया नहीं है। तो जो इनका सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। आई गेस जो जीपैट और ये गेट का एग्जाम का सिलेबस होता था वो ब्रॉड होता था इस यूपीएससी के सिलेबस से। तो अगर आपने वो सिलेबस कवर कर लिया तो आपका ये एग्जाम बिना कुछ मेहनत करे निकल जाने वाला है। मैं और मेरे कई सारे कलीग्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो सारे गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे। मैंने भी थर्ड ईयर में गेट क्वालिफाई कर लिया था, क्योंकि तैयारी मैंने स्पेसिफिकली गेट के एग्जाम की भी नहीं करी थी, लेकिन हम पढ़ते रेफरेंस बुक्स के से था। मैंने गेट के एग्जाम की भी स्पेसिफिकली तैयारी नहीं करी थी, लेकिन हम शुरू से ही रेफरेंस बुक से ही पढ़ाई की है। तो रेफरेंस बुक से पढ़ने का यही एक बेनिफिट होता है, यू हैव नो नीड टू स्पेसिफिकली प्रिपेयर फॉर सर्टेन एग्जाम। आपके जो एग्जाम होते हैं वो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी जो थॉरो बेसिक्स आप पढ़ते हैं वो आपके दिमाग में रहते हैं उस टाइम पर, और वो आपके बहुत हेल्पफुल होते हैं इस तरीके के एग्जाम्स में। क्योंकि अच्छे बुक से पढ़ने के बाद ही आप जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं इन तरह के एग्जामों में, वो आप बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं और आंसर कर पाते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है, सब इन सब बातों का भी आप ध्यान रखते हैं। जीपेट में भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप जीपेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये रेफरेंस बुक जो मैंने आपको रेफर की हैं सब बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यही सारी बुक्स आपको जीपेट की तैयारी में भी लगेंगी, और अगर आपने जीपेट की तैयारी अच्छे से कर ली तो आपका ये एग्जाम मतलब आपके लिए ब्रेड बटर हो जाएगा। बहुत अच्छा है, बहुत आसान लगेगा ये सिलेबस। अब आप जब इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली आफ्टर जीपेट तैयारी करोगे, तो ये हो गया जीपेट और ड्रग्स इंस्पेक्टर वाली चीज़ को लेके, जिसके लिए आप आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। एक जो मुझे कमेंट मिला था इसमें, वो कमेंट इस बारे में था कि सर मास्टर्स करना ज़रूरी है हमारे लिए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मैं बी फार्म करके मैंने डिप्लोमा किया, बी फार्म किया, एम फार्म किया, उसके बाद चलो मेरी जॉब लग गई, मैं यहाँ आ गया, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी आप चाहते हो कि एम फार्म आपको करनी है, थॉरो आप एम फार्म करना चाहते हो, कर लो, बहुत अच्छी बात है, अच्छी कॉलेज से आप एम फार्म कर रहे हो, कर लो, क्योंकि अभी ऐसा कोई डीआई की पोस्ट तो आ नहीं रही है। लेकिन आप कुछ लोगों का ऐसा भी है कंसर्न कि मैं सर बी फार्म कर लिया हूँ, मुझे 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, मैं अगर अभी जॉब करूँगा तो मेरे को एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा। अगर आपको गवर्नमेंट में ही घुसना है, इफ़ यू एम कि आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर ही बनना है, आप बी फार्म कीजिए किसी एक पेरेंटल की कंपनी में, या जिससे जो शेड्यूल CC1 का काम है, आप उसके ऑब्जेक्टिव्स को देख लीजिए, जो मतलब आर्टिकल्स दिए हुए हैं, जो आपके वहाँ प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, उनको आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, उस तरीके की किसी एक कंपनी में जॉब ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। अपना 18 महीने का एक्सपीरियंस आप लीजिए, 18 महीने का आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं, लकीली कोई वैकेंसी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट में या आपके स्टेट गवर्नमेंट में या ऑल ओवर इंडिया किसी अदर स्टेट में आती है, और आप लकीली सिलेक्ट हो जाते हैं और आप जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप जॉब ज्वाइन करने के बाद भी आपको स्टडी लीव का भी परमिशन होता है। 2 साल आपका जब प्रोबेशन खत्म हो जाएगा, आप स्टडी लीव भी ले सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आपको इतनी सहूलियत है, आप पार्ट टाइम एम फार्म भी कर सकते हैं। मेरे डिपार्टमेंट के बहुत सारे ऑफिसर हैं जिन्होंने बी फार्म थे सिर्फ, और अपने बीइंग अ ड्रग्स इंस्पेक्टर वो एडिशनली मेडिकल डिवाइसेस ऑफिसर भी हैं जस्ट लाइक मी। उन्होंने रहते रहते साथ साथ अपनी मास्टर्स भी पूरी कर ली, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मास्टर्स खत्म करने के बाद अपनी PhD भी इनरोल करा ली है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इतना स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का क्राइटेरिया होता है, भाई मुझे एम फार्म तो करनी है, या नाइपर से अपनी MS तो करनी है। अगर आपका इतना है, जैसे मेरा था, मुझे मास्टर्स करनी थी, मैं उसके बाद ही जॉब ढूंढने निकलूंगा, मुझे नहीं है परवाह कि मेरी जॉब लगेगी नहीं लगेगी। तो अगर आपका ऐसा क्राइटेरिया है तो आप अपनी मास्टर्स पहले कर लीजिए। कुछ लोगों का ये PhD को भी लेके होता है। तो अगर आप थॉरो अगर अच्छी जगह से PhD कर रहे हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, आपको प्राइवेट में भी अच्छा ऑफर किया जाएगा। अगर आप BHU से एम फार्म है, BHU से अगर आप PhD हैं, नाइपर से एम फार्म है, नाइपर से PhD है, डिप्सार से एम फार्म है, डिप्सार से PhD है, बिट्स पिलानी से या बिट्स से किसी से भी एम फार्म PhD है, तो आपको प्राइवेट जॉब में भी आपको बहुत हैंडसम सैलरी ऑफर होने वाली है अगर एम फार्म PhD आप वहाँ से करके निकलते हैं। लेकिन आप सिर्फ बी फार्म है तो आपको सैलरी का स्ट्रक्चर पता है यहाँ पर। तो लोग हायर एजुकेशन करते हैं, उसका पर्पस होता है
लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने हायर एजुकेशन कहाँ से किया। अगर आपने हायर एजुकेशन किसी अच्छे कॉलेज से किया है तो आपको अच्छी जॉब मिलने के चांसेस हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है। अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप भले ही कहीं से पढ़ लीजिएगा, आपको जॉब वही मिलने वाली है। तो इट्स ऑल अबाउट ऑन यू, इट्स ऑल अबाउट ऑन योर स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू हैव लर्न ड्यूरिंग योर स्टडी। ये सब चीज़ें आपके उस पर डिपेंड करते हैं कि व्हाट यू हैव लर्न। ओके, तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप ये परवाह ना कीजिए कि अभी करना है मास्टर्स या आपको कब करना है। इस सारे डिस्कशन से आपको ये आइडिया लग गया होगा ओवरऑल कि ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है कि एमफार्म या मास्टर्स पीएचडी जो भी करनी है कब करनी है। मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है। जैसे मैं आने वाले टाइम में पीएचडी इनरोल करा लूंगा, ठीक है ना, तो देखो जॉब के साथ साथ पीएचडी भी हो जानी है कभी ना कभी, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कब करनी है, या आपके ऊपर है आप कब करना चाहते हैं। बी फार्म के बाद आपको एम फार्म अभी करनी है या जॉब में आने के बाद करनी है। आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे करने के, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए कब करनी है। लेकिन अगर आपको ऐसा मन में है कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता अपनी लाइफ के साथ कि मैं सिर्फ सरकारी जॉब के सहारे ही बैठा रहूं, या मुझे एक हायर एजुकेशन चाहिए जिससे मैं एक अच्छी हायर कंपनी में एक अच्छी जॉब कर सकूं, तो आप डेफिनेटली मास्टर्स भी कीजिए, पीएचडी भी कीजिए, पर अच्छे कॉलेज से कीजिए ताकि आपको प्लेसमेंट अच्छा मिल सके। क्योंकि बड़े अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में कैंपस प्लेसमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं आगे वीडियो में। कुछ और कमेंट्स मुझे लगते हैं जिसके बारे में हम डिस्कशन कर सकते हैं, तो मैं ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगा। सब कट ऑफ के बारे में बहुत पूछते हैं कि सर कट ऑफ क्या गया है, कट ऑफ क्या गया है। मैं लिटरली मैं सच बता रहा हूँ, मुझे कट ऑफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती है कि कट ऑफ क्या गया है। मेरा तो सीधा एक सिद्धांत होता है, भैया कितनी सीट निकली है 10, ठीक है, मैं कितना हूँ 1, तो मुझे 1 सीट चाहिए, बात खत्म। अगर मैं अपने आप के अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं लेके आ सकता कि भाई मैं 1 सीट ले पाऊंगा, तो मेरा सिलेक्शन होने ही नहीं वाला। कट ऑफ वाला तो गेम ही नहीं खेला मैंने आज तक ना, मुझे लिटरली पता कट ऑफ क्या होती है कि कट ऑफ क्या होती है। तो मुझे लिटरली कट ऑफ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। गूगल पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन हाँ मेरे पास एक पुराना जो एक मेडिकल डिवाइसेस इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट हुआ था, कट ऑफ के रिगार्डिंग यूपीएससी की वेबसाइट पर कुछ पड़ा हुआ था, वो मेरे पास है। किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने उनको बोला भी था कि मैं पोस्ट कर दूंगा। तो मेरे सोशल हैंडल्स मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं दिखते हैं, आप उस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। मैं वो वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा और उसको अपनी स्टोरी के जो हाईलाइट्स होती हैं उसमें भी वहाँ सेव कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए। कट ऑफ के पीछे मत भागो, अच्छे से तैयारी करो, कोशिश करो, आपको एग्ज़ाम फोड़ना है। अगर आप ये रवैया अपना लोगे अपने अंदर तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन अगर आप कट ऑफ के पीछे भागोगे तो फिर दिक्कत होने वाली है। ज़्यादा कट ऑफ के पीछे नहीं भागना है। वो कट ऑफ लास्ट ऑप्शन को आप रख दिया कीजिए कि आपने एग्ज़ाम दिया, चलो अनलकीली कुछ एग्ज़ाम में ऊपर नीचे हो गया, तो फिर आप उस टाइम पे कट ऑफ देखनी है। और कट ऑफ के बारे में आप देखोगे, एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, तब कट ऑफ का आइडिया लग जाता है। रिसेंटली जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है ना, उस टाइम पे कट ऑफ के बारे में वेबसाइट पे सब कुछ पता लग जाता है। लेकिन एग्जाम के बाद जब उस रिक्रूटमेंट को काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो उसके रिगार्डिंग आपको गूगल पे भी कुछ चीज़ें ज़्यादा खास मिलती नहीं है। तो कट ऑफ के लिए आपको एंड में देखना है, शुरुआत में बिल्कुल नहीं देखना है, ज़्यादा परवाह ना कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसी ने मुझसे पूछा था कि ड्रग एनालिस्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ है, वही एमपी वाले में, मुझे कितना दिन काम करना पड़ेगा हफ्ते में। देखो पहले हमारी जॉब नहीं लगी थी तब हमें काम कितने दिन करना है इससे हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब जॉब लग गई है, अब ये लोगों को चिंता हो रही है कि मुझे कितने दिन काम करना है। तो भाई बिल्कुल चिंता मत करो, प्राइवेट जॉब से वहाँ फिर भी ईज रहेगी। सैंपल्स आते हैं, वो आपको टेस्ट करने हैं, बहुत हार्डकोर जॉब नहीं है। मैं एनालिस्ट था, मुझे पता था क्या काम होता है, सिर्फ सैंपल्स की टेस्टिंग करनी होती है, एसी लैब होती है, बढ़िया आराम से काम करो, कोई टेंशन वाला काम नहीं है। स्टेट में 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा, संडे आपको ऑफ मिलेगा, सारे सेकंड सैटरडे की शायद आपको ऑफ मिल सकती है। सेंटर में उल्टा होता है, सेंटर में 5 दिन चलता है, लेकिन यहाँ पे वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, स्ट्रेच बड़ा होता है, तो वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाता है। लेकिन हाँ 2 छुट्टियाँ सेंटर में होती हैं, वहाँ पर 1 छुट्टी होती है संडे की, यहाँ सैटरडे भी ऑफ होता है ऑफिशियली। लेकिन आपको एक बात बता दूँ, जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं ऐसा नहीं है कि उनका सैटरडे ऑफ होता है, वो उनकी ऑफ रहती है, लेकिन कई बार उनको सैटरडे संडे सब में मरानी पड़ती है जब हमें फील्ड पर रेड वेड पर कहीं जाना पड़ता है। तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन सिचुएशन एंड टाइम। तो अब आगे बात करेंगे, इज एक्सपीरियंस मैंडेटरी फॉर गिविंग ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम। डिपेंड करता है किस स्टेट का एग्जाम है। कई सारे स्टेट में वो मैंडेटरी है, कई सारे स्टेट्स में वो नहीं आता। जैसे दिल्ली वाले में मैंने पर्सनली काफ़ी सारे इंस्पेक्टरों के साथ डिस्कशन किया था और काफ़ी सारी बातचीत हुई थी इस बारे में, तो वहाँ एक्सपीरियंस उन्होंने हटा दिया है। अगर रिक्रूटमेंट में आ भी गया है तो उसके आप परवाह ना कीजिएगा। अभी एग्जाम का डेट मेरे से सब पूछते हैं कि दिल्ली वाले एग्जाम की कब डेट है। कोई अपडेट नहीं है दिल्ली वाले एग्जाम की मेरे पास अभी, क्योंकि उन जो इंस्पेक्टर वहाँ काम कर रहे हैं या वहाँ पर एडीसी जो काम कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता कि एग्जाम की डेट कब है। वो डिसाइड ही नहीं कर पाए हैं यूपीएससी से, मतलब जो टॉप लेवल पे उनके ऑफिसर हैं वो नहीं डिसाइड कर पाए एग्जाम कब कराना है यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी कब उसके बारे में रेडी होने वाली है। जब भी कोई अपडेट मिलेगा मुझे वहाँ से, दिल्ली ड्रग कंट्रोल से या वहाँ से यूपीएससी से, मैं डेफिनेटली आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगा या अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दूंगा अगर मैं वीडियो नहीं भी बना पाया, ताकि आप चिंता ना करें। जो टाइम आपको मिल रहा है उसको यूज़ करें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि ये टाइम वापस नहीं मिलने वाला आपको। चाहे एग्जाम अभी हो जाए 1 महीने बाद, चाहे साल के आखिरी में हो, यही टाइम है आपके पास, मेहनत कर लो रगड़ के।
प्लीज सजेस्ट सम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जाम। ऐसी कोई कोचिंग नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको कोच कर देगा ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए। जैसा मैंने आपको बताया, जिस बंदे ने खुद कभी एग्जाम ना निकाला हो वो क्या कोचिंग दे देगा आपको? जिस बंदे ने एग्जाम खुद ना कभी निकाला हो वो क्या कोचिंग दे देगा आपको? इसमें कोचिंग सिर्फ इतनी है, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए, किताबों से, किताबों में आपके पास हैं, रेफरेंस बुक से आप मेहनत से पढ़िए, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं अपने सीनियर से पूछिए, नहीं समझ में आते हैं किसी और से पूछिए, टीचर से पूछिए, जो डाउट होता है पूछिए, और कुछ भी नहीं समझ में आता है अगर तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, अगर लगेगा जैसे मौका लगेगा हम समझा देंगे। लेकिन आप इसके बारे में अपने स्टूडेंट से या अपने ग्रुप में जितने भी आपके इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनके साथ डिस्कशन कीजिए। कोई भी आपको टॉपिक को लेके कोई भी डाउट है, मेरी ऑडियंस में बहुत सारे ऐसे होंगे बच्चे जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, नायपर के हैं। मेरे वीडियो में भी है एक लड़का जिसको मैं रिकॉग्नाइज भी करता हूँ, शायद अजय नाम है उसका। ही इज़ वन ऑफ द इंटेलिजेंट गाय, वर्क्स इन वेरी वेरी गुड कंपनी। तो इस तरीके के बहुत सारे मेरी फैमिली में काफ़ी अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोग जुड़े हुए हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई सर्टेन डाउट है, मैं लाइव एक ऑर्गेनाइज कर दूंगा जिसमें जो अच्छे अच्छे लड़के हैं जो इंटेलिजेंट हैं। भाई मैं इंटेलिजेंट था, आज मैं हो चुका हूँ डम्ब। आपको मैं फ्रैंकली एक बात बताता हूँ, आप कितने भी होशियार हो, जब आप ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लोगे ना, आपकी जो सब्जेक्टिव नॉलेज है ना वो सारी जीरो हो जाती है। 4-5 साल काम करने के बाद सब जीरो हो जाती है, क्योंकि सारा कुछ जो दिमाग में रह जाता है वो सारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट रह जाता है, कानून रह जाता है हमारे दिमाग के अंदर। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, इसको कैसे किस एक्ट में लेना है, इसको किस सेक्शन में लेना है, इसको किस सेक्शन में लेना है, जो सब चीज़ें रहती है ना दिमाग के अंदर की भाई मैंने ग्रेनुलेशन पे काम किया है, मैंने एचपीएलसी पे काम किया, मैंने यहाँ काम किया, वो सब कंडम हो जाता है। और 3-4 साल तो डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में आप हेडक्वार्टर में ही पोस्टेड रहते हो 4 साल, आप कोई फील्ड वर्क नहीं करते हो। फील्ड वर्क करता है आदमी तो एटलीस्ट ये होता है कि आप इंस्पेक्शन ऑडिट करते हो, तो आप फार्मा इंडस्ट्री में भी आप जाते हो तो उनकी क्यूए क्यूसी सब चीज़ को देखते हो। वहाँ देखने के बाद क्या होता है, आपको उनका इंस्ट्रूमेंटल ये सब डाटा वाटा सब वेरीफाई करना पड़ता है, तो एटलीस्ट आपका जो एनालिटिकल पार्ट होता है ना उस चीज़ के आप टच में आते हो, तो वो आप पढ़ते हो। तो लेकिन जब आप हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होती है आपकी, तो आप सिर्फ डॉक्यूमेंटेड वर्क करते हो, तो वहाँ आप ना आपका ये जो स्किल होता है टेक्निकल स्किल वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो सब खत्म हो जाता है। तो मेरा तो बचा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है बिल्कुल जीरो हो गया है। लेकिन आप मेरी फैमिली में काफ़ी सारे, यूट्यूब फैमिली में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे। मैं एक लाइव ऑर्गेनाइज कर दूंगा, अगर कभी ऐसा लगेगा कि कोई डाउट है तो उस बारे में अच्छे से डिस्कशन किए जा सकते हैं। तो जब फ्री हुआ मैं, तो डाउट्स हैं तो अपने कोशिश कीजिए अपने कलीग्स, अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, इनके साथ डिस्कस करके आप अपना निकालिए टाइम और इसके ऊपर मेहनत कीजिए। कोई कोचिंग प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको हेल्प कर देगा इसकी तैयारी के लिए। जो आपको कह रहा है मैं हेल्प कर दूंगा तैयारी के लिए, मेरी कोचिंग है फलाना है, फुद्दू बना रहा है आपको, फुद्दू बन सकते हैं तो आप बेशक ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन इस बारे में नहीं दे सकता क्योंकि मैंने आज तक नहीं सुना है। एक मेरा दोस्त था, वो ड्रग्स इंस्पेक्टर बन गया है, इससे पहले वो कोच करता था तो मैं उसका रिकमेंडेशन दे सकता था, लेकिन आज की डेट में वो इंस्पेक्टर है, उसकी वाइफ भी इंस्पेक्टर है, तो वो कोच करना बंद कर दिया है। तो आई कांट हेल्प इट, अगर वो कर रहा होता तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता। 2016 के बैच का टॉपर है वो, और उसकी वाइफ सेकंड थर्ड टॉपर है। तो आप रिजल्ट जो आया है उसको आप चेक कर लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। या वीडियो में उसका नाम लेना उचित नहीं समझता मैं। रिजल्ट आप देख लीजिएगा, वो टॉपर था एग्जाम का, ठीक है ना। टॉप 3 रैंक में वो और उसकी वाइफ थे। अगले कमेंट की तरफ आते हैं। एक भाई ने बोला कि सर मैं बीफॉर्म सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे आप बताइए कि मैं किस तरह से करूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, पुअर्स की हेल्प करनी है। तो देखिए, आप पुअर्स की आप डेफिनेटली आप हेल्प कीजिए, लेकिन आप एक गवर्नमेंट जॉब में आप आते हैं तो आप कितनी हेल्प कर पाते हैं, आप कितना एक्सपेंशन कर पाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। डेफिनेटली अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में आप रहे तो मैं नहीं समझता आपका स्कोप बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी कॉरपोरेट में हैं और आप टेक्निकली साउंड हैं, बहुत ज़्यादा साउंड है, रिच साउंड है, आप इतना मतलब एक्सपर्टीज़ रखते हैं कि आप कोई भी प्लांट में बैच चल रहा है, समझ लीजिए आप ये समझ लीजिए माइलन के प्लांट में बैच चल रहा है, वहाँ कोई एक प्रॉब्लम आ गई कि भैया ये बैच में ये दिक्कत आ गई और ये तो भाई दिक्कत कर देगा और ये हमारा 5 करोड़ का नुकसान होने वाला है यहाँ पर। लेकिन आपके अंदर वो स्किल है कि आप वो 5 करोड़ का जो वहाँ पे बैच चल रहा है, वो जो वहाँ पे जो दिक्कत आई है वहाँ वो आप जाके ऐसा ट्रबल शूट करें कि वो इशू सॉर्ट आउट हो जाए। आपके अंदर ऐसा स्किल है। बहुत सारे हैं लोग जो ऐसे स्किल रखते हैं, बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं, बहुत इंडस्ट्री में बहुत तगड़े तगड़े लोग हैं जो कंपनी के वीसी वीपी बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। इनके अंदर बहुत तगड़ा स्किल होता है, ऐसा नहीं है मुंह उठा के बन जाते हैं। 5-5 6-6 करोड़ के इनके पैकेज होते हैं। तो ये होते हैं कि अगर आप सच में कुछ ऐसा स्किल डेवलप करें, मेहनत करो उस लेवल पर आप स्टडी करो। गवर्नमेंट जॉब तो वो है, अगर आप सच में स्किल रिच हो ना तो ये गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं होती है।
आप कॉर्पोरेट में इतना पैसा कमा सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आप स्किल रिच होने चाहिए, बोलना आना चाहिए आपको, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए आपका, अच्छी अच्छी नॉलेज आप गेन कीजिए, इंडस्ट्री के लिए अपग्रेड रहिए, आप नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छे से पढ़िए, सब चीज़ों के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़िए पढ़िए। जो नॉलेज से रिच है वो पैसे से रिच है। नॉलेज इज ऑल अबाउट मनी। जितनी ज़्यादा नॉलेज उतना ज़्यादा पैसा। गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत लिमिटेड स्कोप है, स्टेबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ आइए और आप अच्छा कर पाएंगे। अगर मैं यही सोचता रहूँ कि भाई मैं यहाँ इंस्पेक्टर बन गया हूँ बल्ले बल्ले बस, तो फिर मेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला। तो लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपना आगे भी सोचिए, अपने नॉलेज को और अपने स्किल सेट को इम्प्रूव कीजिए ताकि कल का आपको स्कोप मिले। तो बहुत हाँ, यह यहाँ पर आने से ये एक चीज़ अच्छी होती है, अगर आपने यहाँ पर 15 साल 20 साल काम कर लिया, मैं जैसे CDSO में हूँ, मैं यहाँ 20 साल भी काम कर लेता हूँ, 20 साल काम करने के बाद मेरे पास इंडस्ट्री से बहुत अच्छे अच्छे ऑफर होंगे जो मुझे 1 CR तक के पैकेजेस मुझे ऑफर कर देंगे। तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ऐसा कभी ऐसे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद कभी भी ऐसा ऑफर मिलता है, यू विल डेफिनेटली गो। आप कभी ये मत सोचना कि यार मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ मेरी जॉब चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने के लिए, यू डेफिनेटली स्विच। मेरे पास भी ऑफर आए हैं अभी, लेकिन 1 CR तक नहीं पहुंचा हूँ मैं। जब आएगा तो डेफिनेटली मैं कुछ सोच लूँगा। ठीक है ना। तो अगले कमेंट पर आते हैं, फार्म डी वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। आप AICTC की नॉर्म्स देख लीजिएगा कि फार्म डी जो है वो बी फार्म के इक्विवेलेंट है या नहीं है। डेफिनेटली है, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ तो डॉक्टरेट आप लिख लेते हैं। तो वो जब उसके इक्विवेलेंट होती है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। ठीक है ना, यहाँ ये डाउट क्लियर हो जाता है आपका। कोई पूछ रहा है सर मुझे बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट करना है तो व्हाट कैन आई डू टू प्रिपेयर दिस एग्जाम। आप मेरे जॉब गाइडेंस प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसमें इतने सारे वीडियोस हैं। अगर आपने वो सारे वीडियोस आपने देख लिए ना एक बार, आपकी मेमोरी एकदम फिलअप हो जाएगी इतनी सारी नॉलेज से कि आपको समझ में आ जाएगा आपको तैयारी कैसे करनी है। लेकिन किसी ने जस्ट मेरा एक वीडियो देखा और उसके बाद वो मुझसे पूछता है सर मुझे बेसिक से क्या करना है। भाई मैंने इतने सारे वीडियोस उस पर इसलिए पोस्ट किए हैं ताकि आपको सारे देखो और काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिल जाए। तो ये वीडियो भी अगर कोई पहली बार देख रहा है, प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़। इतना टाइम नहीं हो पाएगा मेरे पास कि मैं काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं। जितना पॉसिबली टाइम मिल पाता है मैं कोशिश करता हूं आपके साथ बात कर पाऊं और आपको कुछ गाइड कर पाऊं, जिससे आपके भी लाइफ में कुछ अच्छी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन वैल्यू इन्फॉर्मेशन ऐड हो पाए। अगली हम बात करते हैं, आई मीन B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर, कैन आई प्रिपेयर फॉर ड्रग्स इंस्पेक्टर। डेफिनेटली यू कैन प्रिपेयर। मैंने जैसे बोला, जितना जल्दी आप शुरू हो जाएंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो जो बच्चे अभी B.Pharm में एडमिशन लिए और गलती से कोई मेरा वीडियो ये देख रहा है, start preparing for UPSC ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम और इवन नॉट UPSC फॉर योर स्टेट PCS एज वेल। ठीक है ना, अभी से शुरू हो जाइए आप। सर प्लीज मेक वन वीडियो ऑन MP ड्रग्स इंस्पेक्टर सिलेबस एंड बुक्स। बुक्स सारी सेम होती हैं, सिलेबस आपका मैंने जो MP के लिए वीडियो बनाया था उसके अंदर सिलेबस उसका डाल दिया था कि MP का सिलेबस क्या होता है, लिंक मैंने वहाँ डाल दिया था। बुक्स ऑलमोस्ट सारी सेम होती है, जैसे मैंने बताया बायोकेमिस्ट्री वहाँ आती है, सत्यनारायण पढ़ लीजिए। रेफरेंस बुक्स के ऑलमोस्ट सब सेम ही कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर वहाँ कोई एडिशनल बुक्स है, एडिशनल कोई सिलेबस है, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। बुक मैं आपको कमेंट में रिकमेंड कर दूंगा अगर MP में कोई एडिशनल सब्जेक्ट उसमें एडेड है आपके सिलेबस में। ठीक है ना, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। सर बुक्स तो डाउनलोड कर लिए, देन व्हाट टू डू, रीड एंड मेन पॉइंट्स टू बी नोटेड। देखिए ऐसा मेन पॉइंट कुछ होता नहीं है सिलेबस में, आपको मेन पॉइंट पहले ही दे दिया है। सिलेबस ऑलरेडी डिफाइन द मेन पॉइंट, आपको मेन पॉइंट पहले ही मिल चुका है। अब आपको पॉइंट पढ़ना है डिटेल में, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर अ लॉन्ग टाइम जर्नी, लॉन्ग गोल। आपका गोल बहुत बड़ा है, उस गोल के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई शॉर्ट पॉइंट्स नहीं होते, कोई बुलेट पॉइंट्स नहीं होते हैं। बुलेट पॉइंट्स सिलेबस में पहले ही बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। वो ये नहीं बोलते कि आपको पूरी किताब पढ़नी है। वहाँ आपके जैसे फार्माकोग्नोसी का सिलेबस है, वहाँ पे ड्रग तक दे रखी है पॉइंट वाइज कि आपको ये ड्रग पढ़नी है। तो वो पहले ही बहुत ऑलरेडी सो मच बुलेटेड, तो मुझे नहीं लगता उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत है। मेहनत करना सीखिए। मेरी बात से कई सारे लोग ऑफेंड हो जाते हैं। जैसे मेरे वाइफ से काफ़ी बार डिस्कशन होता है, मैं इस बात को फ्रैंकली बोल रहा हूँ। इस बात को अगर हर कोई जो बुलेट पॉइंट की पॉइंट्स शॉर्टकट्स ये सब चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मेरी बात भले जिसको भी बुरी लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उनसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। मैं यहाँ फ्रैंकली बोल दे रहा हूँ ये बात। ठीक है ना, अगर आप सोचते हो कि छोटी किताबें पढ़ के या की पॉइंट्स पढ़ के आपका एग्जाम निकलने वाला है, माय डियर फ्रेंड, नहीं निकलने वाला। आप नहीं बने UPSC या स्टेट PCS के लिए, नहीं हो पाएगा आपसे। तो आप अभी अगर आपका सपना अगर ऐसा है कि मैं छोटा मोटा कुछ पढ़ के एग्जाम निकाल दूंगा, मैं शायद आपके सपने को चकनाचूर कर रहा हूँ। भूल जाइए, नहीं निकलेगा एग्जाम। ठीक है ना, मेहनत करना छोड़ दीजिए, जो आप कर रहे हो वो करते रहिए। मैंने फार्मास्यूटिक्स के रिगार्डिंग जितने भी बुक्स हैं मैंने अपने वीडियो में लास्ट वीडियो में डाल दिए थे, आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम की डेट आ जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। दिल्ली वाले एग्जाम की डेट जब भी आएगी मैं आपके संग शेयर करूंगा।
2020 में पास आउट हूँ, बहुत परेशान हूँ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। देखिए मैं कुछ इस बारे में मदद नहीं कर सकता आपकी, आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी, अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। सारे बुक्स के रिकमेंडेशन पहले ही दे दिए हैं, टॉपिक्स वहाँ पे सारे लिखे हुए हैं, आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं तो आपने बी फार्म में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, अब मैं सिलेबस को कैसे कवर करूँ, अपने फ्रेंड्स को गैदर कीजिए जो आपकी जर्नी में आपका साथ दे सकते हैं, या वो आपके एम्बिशन को या ड्रीम को शेयर कर सकते हैं। आप अकेले इस कोशिश में मत लग जाइए। अगर आप कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज हैं तो आप अकेले कोशिश मत कीजिए, अपने साथ लोगों को जोड़िए। बी फार्म में आपका अच्छा सर्कल रहा होगा, दोस्ती यारी थी, उनको भी मोटिवेट कीजिए, भाई तैयारी करते हैं ड्रग्स इंस्पेक्टर की, लोगों को जोड़ो अपने साथ। 4 लोग साथ में बैठ के पढ़ेंगे, उसको कुछ आता होगा, उसको कुछ आता होगा, शेयर करेंगे। शेयर करो इस बातों को, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना अच्छा सीखोगे, तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। सिलेबस आपके पास है, बुक्स आपके पास हैं, मेहनत करनी है आपको, और सब कुछ एक्चुअली आपको करना है। मैं तो बस आपको एक राह दिखा सकता हूँ, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और बीच बीच में उसके लिए आपके एड ऑन करता रहता हूँ चीज़ें कि शायद उन चीज़ों से आपको मोटिवेशन मिल सके, आप शायद इस चीज़ से रिलेट कर पाओ या मोटिवेट एटलीस्ट हो पाओ कि एक इंस्पेक्टर आपको गाइड कर रहा है इस बात के लिए। क्योंकि एक नॉर्मल आदमी जब गाइड करता है तो इस बात को वो बात जो आदमी की होती है वो पिच नहीं करती है। मेरी बात शायद आपको पिच कर जाए, क्योंकि मैं आपको इंस्पायर कर रहा हूँ आपकी जर्नी में, आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि नहीं आप कर पाएंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप हासिल कर पाएंगे, तो शायद आप कर पाएंगे। तो आपको ही मेहनत करनी है, करिए मेहनत, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं होने वाला मेरे दोस्त। अब आगे बात करेंगे। हाँ, जितना सिलेबस में फार्माकोग्नोसी के लिखा हुआ है सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल्स और ड्रग्स जितने दिए हैं बस उतना पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। मेडिकल कोडर वाली वीडियो उन किसी भाई को नहीं मिली है, मैंने वो पहले ही पोस्ट कर दी है, जाके आप चेक कर लीजिएगा। ऑलमोस्ट 1 घंटे का वीडियो है वो, पूरा डिस्कशन मेरा दोस्त के साथ, काफ़ी अच्छा स्कोप है उसके अंदर। जो जाना चाहता है भाई देखिए उस वीडियो को अच्छे से और जाइए, अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो। ड्रग्स इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? ड्रग्स इंस्पेक्टर सिलेक्शन होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 महीने की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अपनी एक अकेडमी है, उसके यहाँ वो आपको रहलाते हैं और 3 महीने के लिए वहीं आपको रहना होता है। वहीं आपको इन हाउस ट्रेनिंग होती है, योगा कराते हैं डेली सुबह 5 बजे, 5:30, 6 बजे, और 3 महीने की एकदम हार्डकोर ट्रेनिंग होती है जहाँ आपको पूरा कानून सिखाया जाता है, क्या करता है CDSCO, स्टेट क्या करता है, रेड्स कैसे की जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कोर्ट केस कैसे होता है, दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें सब आपको सिखाई जाएंगी। 3 महीने वो आपके दिमाग में घुस ही जाएंगी। जब तक वो आपके घुसेंगी तो आप जो सब सीख के आए हो अपने फार्मा में वो सब आप धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाओगे। ठीक है ना। फार्माकोग्नोसी CK कोकाटे बुक का 56th एडिशन बताया। देखो आप जो भी बुक पढ़ते हो लेटेस्ट एडिशन पढ़ो, और अगर सिलेबस के पॉइंट्स आपके ओल्ड एडिशन में कवर हो जाते हैं तो वो काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है आपको नए एडिशन की बुक खरीदनी है या पढ़नी है। आप वो बुक पढ़िए जो आपके पास है, आपका सिलेबस उसमें कवर होता है, इनफ। लेकिन अगर सिलेबस का कोई पॉइंट अगर आपकी बुक से नहीं कवर अप होता है तो आप नया बुक देख लीजिए और उससे वो बना के नोट्स बना लीजिए, सिंपल। यूपीएससी का एग्जाम एवरी ईयर आता है? नहीं मेरे भाई, 2016 में आया था, उसके बाद अब 2000 जो भी आएगा 24-24 तब आएगा। तैयार रहिए, हर बार नहीं आती है, लेकिन हाँ ये है कि हर एक दूसरे साल में ना किसी स्टेट में वैकेंसी आती रहती है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 18 महीने का तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस चीज़ का आप याद रखिए, जिसके पास एक्सपीरियंस रिच है, जो एक्सपीरियंस रिच है वो पूरे इंडिया में कहीं भी अप्लाई कर सकता है। बस किसी स्टेट में ना लैंग्वेज बैरियर होता है। महाराष्ट्र में जैसे मराठी मांग लेते हैं और कहीं कहीं पर आंध्रा में कुछ मांग लेते हैं, तो वहाँ आप शायद अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो। यू आर फ्री टू अप्लाई। तो 18 मंथ्स एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहीं कहीं हटेगा वो, सब जगह नहीं हटने वाला है। अब ज़्यादातर लोग एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ इस वीडियो को यहाँ ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इन कमेंट्स का ऑलमोस्ट सारा डिस्कशन हमने यहाँ निकाल दिया है। कोई भी और फर्दर डाउट है वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा समझेंगे, उतने मुझसे कम सवाल पूछेंगे, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सवालों के जवाब पहले ही दे चुका होता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ सेम, तो मेरा कई बार इतना नहीं होता टाइम मेरे पास कि मैं कमेंट में भी रिप्लाई टाइप कर पाऊँ। तो प्लीज़ वो वीडियो पूरा देखा कीजिए, ताकि आपके जो भी स्पीड बढ़ा लिया कीजिए उसकी, जब आपसे रिलेवेंट ना हो, जो आपको चीज़ें पता हो तो आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ताकि आप अपने कंसर्न क्वेश्चन तक या जो आप सुनना चाहते हैं, जो आपको हेल्पफुल हो सकता है, वो आप सुन लें नहीं आओ, क्योंकि स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन होता है, मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया। तो वीडियो में आप स्पीड बढ़ा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ यार जब आप वीडियो देखते हो ना तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, मुझे लाइक नहीं चाहिए वो वीडियो ना, यूट्यूब का कोई साला एल्गोरिदम नाम का कोई चीज़ है, आप लाइक करेंगे तो लोगों को रिकमेंड होगी जो फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। तो फार्मा के स्टूडेंट्स को अगर आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं तो भाई कम से कम इसी को शेयर करने, तो किसी के तो काम में आएंगी ये सारी चीज़ें, क्योंकि अभी आधे से ज़्यादा यूट्यूब कम्युनिटी को पता ही नहीं है कि कोई एक
यूट्यूब कम्युनिटी पे कोई एक हेल्दी इंस्पेक्टर भी है जो लोगों को गाइड कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है, इस बहाने एक सहारे की कम से कम वो कुछ लाइफ में अच्छा कर पाएँ। मुझे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं कमाना है, बहुत है मेरे पास, मेरी वाइफ बहुत अच्छा कमाती है, उसका अच्छा बड़ा बिजनेस है, ठीक है ना। तो मुझे कोई ऐसी फाइनेंशियल कोई वो नहीं है यूट्यूब से, लेकिन एटलीस्ट किसी की मदद हो जाए, हेल्प हो जाए, दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर मी। और यही मैं विजन और एम लेके सिर्फ यूट्यूब को ज्वाइन किया हूँ, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ या उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सकूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो ऐसा कोई मेरा ओपिनियन नहीं है। मेहनत करेंगे, अच्छा पाएंगे, लोगों की मदद कर पाएंगे। जितना ज़्यादा लोगों की आप मदद करोगे उतना भगवान आपको तरक्की देगा। इसी मोटो के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।